हेलो। अभी हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसकी 3 क्लासें हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, ठीक है ना। फिर चेंजेस क्यों आते हैं। सेकंड क्लास हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने फिजन पढ़ा, मल्टीपल और बाइनरी फिजन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन किया हमने, बडिंग की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन किया। थर्ड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है और फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट तक हमने थर्ड क्लास में कर लिया था। नाउ अब इस क्लास में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। 10th क्लास साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मनोज दहिया सर, MD ट्यूटोरियल। टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फार अभी तक वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटीज ऑफ मोड्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने बहुत तरह के मोड्स, अलग अलग तरीके किसके रिप्रोडक्शन के पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, जिससे जो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। लेट्स नाउ लुक एट दिस स्पीसीज। अब हम उस स्पीसीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस यूज ए, सबसे पहली लाइन, ह्यूमंस यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? लेट्स पहला देखो, 2 टाइप के मोड देखे थे हमने, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें 2 पेरेंट, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। 2 पेरेंट की जरूरत होती है जिनसे न्यू जो है वो चाइल्ड डेवलप होगा। लेट्स बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जब हम बड़े होते हैं। आवर हाइट इंक्रीजेस, हमारी हाइट बढ़ जाती है, फ्रॉम क्लास 2nd टू क्लास 10th। एंड सो डज आवर वेट, हमारा वेट भी बढ़ता है। तो हाइट इंक्रीज हुई, वेट इंक्रीज हुआ, चेंजेस के बारे में बात करें। वी एक्वायर टीथ, हमारे जो दांत हैं वो आ जाते हैं। पैदा हुए थे तो नहीं थे ना, उसके बाद दांत आ जाते हैं। इवन लॉस, और फिर हम ओल्ड टीथ को लॉस कर देते हैं। सो कॉल्ड मिल्क, जिन्हें मिल्क टीथ, दूध वाले दांत बोलते हैं ना, उनको हम लॉस करते हैं और एक्वायर न्यू, नया जो सेट है टीथ का वो हम गेन कर लेते हैं। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये जो सब चेंजेस हमने पढ़े, हाइट, वेट, टीथ, ये सब क्या कहलाएंगे? ये जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये जनरल प्रोसेस है ग्रोथ का। इन विच बॉडी बिकम लार्जर, जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो बड़ी हो रही है। बट इन अर्ली टीनेज, अर्ली टीनेज हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। अर्ली टीनेज यानी 13, 14, 15, इस एज को हम कहते हैं अर्ली टीनेज ईयर्स। ए होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स, हमारी बॉडी में न्यू सेट ऑफ चेंजेस भी होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली, जिसे आप सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते एज बॉडी एनलार्जमेंट। सिंपली आप नहीं कहोगे कि शरीर बॉडी बड़ी हुई है, एनलार्ज हुई है। इंस्टेड इसके अलावा द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी की अपीयरेंस में भी चेंज आता है। अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शंस चेंजेस, बॉडी के प्रोपोर्शंस में चेंजेस आता है। प्रोपोर्शंस मीन्स जो बॉडी के कुछ पार्ट्स
का साइज ज्यादा बड़ा, कुछ पार्ट्स का साइज छोटा हो जाता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। न्यू फीचर्स अपीयर्स, बॉडी पे नए फीचर्स जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। एंड सो डू न्यू सेंसेशंस, और न्यू टाइप्स ऑफ सेंसेशन यानी फीलिंग्स जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इनमें से कुछ जो चेंजेस है बॉयज और गर्ल दोनों में कॉमन है। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोथ इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अर्ली टीनेज पे बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर थिक हेयर ग्रोइंग हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, सच एज आर्मपिट्स में, एंड द जेनिटल एरिया किस एरिया को कहेंगे? द एरिया बिटवीन द थाई के बीच का जो पोर्शन है, जो एरिया, उसे जेनिटल एरिया कहेंगे। यहाँ और आर्मपिट हाथों के नीचे बगल में, वहां जो है न्यू हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर, जो डार्क होगी इन कलर। थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स, आपके पैरों के ऊपर, लेग्स के ऊपर थिन हेयर्स जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपके हाथों के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, जैसे यहाँ हाथ है, इधर बाकी आर्म है, यहाँ पे भी जो है थिन हेयर शो होना शुरू हो जाएंगे। एज वेल एज ऑन द फेस। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली, अब जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और पिंपल्स होना फेस पे स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी फुंसियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये किस वजह से होते हैं? ऑयली स्किन की वजह से। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडी, अब हम कॉन्शियस, अब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं आवर ओन बॉडी, खुद के शरीर के बारे में, एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वे, और दूसरों के बारे में। ऑन दी अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज और गर्ल्स। कहते हैं ये तो कॉमन चेंजेस थे जो अभी हमने पढ़े, कॉमन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में जो होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट चेंजेस भी हैं, डिफरेंट बिटवीन बॉयज, जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट हैं जो चेंजेस। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट्स। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मैच्योरेट एट अराउंड दिस टाइम। एक शब्द आया यहाँ पे मेंस्ट्रुएट, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम गर्ल्स में, किस टाइम में? 13, 14 और 15 की एज में। एट अराउंड दिस टाइम बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉयज के फेस पे भी न्यू थिक हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, बॉयज की जो वॉइस है वो भारी हो जाती है, क्रैक्ड, फटी हुई आवाज। फर्दर द पेनिस ओकेशनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज, पेनिस जो है वो ओकेशनली, कभी कभी, बिगिन टू बिकम एनलार्ज, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और एंड इरेक्ट, आइदर इन डे ड्रीम्स और एट द नाइट। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे जो चेंजेस है ये एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम, ये सारे चेंजेस एक ही टाइम पे अचानक एक साथ नहीं होते इन अ वन पर्सन। नोर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, और ना ही किसी एग्जैक्ट एज पे होंगे, अप्रोक्स एजेस पे होंगे। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली व्हाइल इन अदर दे कैन हैपन वेरी स्लोली, कुछ लोगों में ये जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, कम एज में, और बड़ा फटाफट होते हैं, जबकि कुछ में ये धीरे धीरे और काफी बाद में स्टार्ट होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज appears as a few scattered hair first. एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बॉयज के फेस पे पहले स्कैटर्ड, बिखरे हुए हेयर्स, फेस पे कहीं कहीं कोई बाल आना शुरू हो गए हैं। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकेम यूनिफॉर्म, और धीरे धीरे ये जो ग्रोथ है हेयर्स ऑन द फेस, ये यूनिफॉर्म हर जगह आना शुरू हो जाएंगे। इवन सो ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल्स,
और इन्हीं चेंजेस की वजह से हम पीपल्स में डिफरेंस कर सकते हैं, उनको पहचानने में आसानी होती है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस और फिंगर्स, जैसे अलग अलग शेप की नोज और फिंगर्स होती हैं लोगों के, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ, इसी तरह से फेस पे अलग अलग पैटर्न की हेयर ग्रोथ भी होती है। और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस, ब्रेस्ट और पेनिस की शेप और साइज भी अलग अलग होते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। और ये जो सब चेंजेस है ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं बॉडी इज सेक्सुअली मैच्योर्ड, बॉडी इज मैच्योर्ड नाउ। व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन, बॉडी क्यों शो करती है कि बॉडी सेक्सुअली मैच्योर एट दिस एज। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल, हमने पहले रिप्रोडक्शन के जब पढ़ा था तो वहां पे हमने स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। टाइप्स इन मल्टीसेल्युलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि मल्टीसेल्युलर जो बॉडीज है उनमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए स्पेशल सेल्स, स्पेशल फंक्शंस के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बॉडी के अंदर जर्म सेल क्रिएट की जाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, किस लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम, हमने पढ़ा कि प्लांट इस तरह के स्पेशल सेल और टिश्यू जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज, ह्यूमन बीइंग्स भी स्पेशल जो टिश्यू है वो डेवलप करते हैं, किस पर्पज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, जब तक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बड़े अडल्ट साइज यानी बड़े होने तक ग्रो करती है, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, बॉडी के जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब हमारे शरीर में रिसोर्सेज, जो भी हमें खाने से एनर्जी मिलती है, हमारे खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है मेनली वो क्या करती है, मेनली वो हमारी ग्रोथ पे फोकस रखती है। यानी टीनेज तक मोस्टली जो हाइट है वो बच्चों की बढ़ चुकी होती है, बॉडी ग्रोथ कर चुकी होती है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी के रिसोर्सेज है, जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी को बड़ा करती है, हमारी ग्रोथ को जो है वो फिक्स करती है। While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. हमने पढ़ा कि भाई मैच्योरेशन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मैच्योर होना कोई हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो सेकेंडरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सेकेंडरी। पहला फंक्शन क्या है, हमारी खुद की लाइफ को मेंटेन करना, जिसके लिए हमारी बॉडी को बड़ा होना और मैच्योर होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। तो पहले एनर्जी हमारे खुद के शरीर को जो है वो मैच्योर करती है, एनर्जाइज करती है, बड़ा करती है, ताकतवर करती है, ताकि हम अच्छी तरह से नेचर में सर्वाइव कर सकें। जब फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर एनर्जी फोकस किस पे करती है, रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ पे करती है। Thus, as the rate of general body growth begins to slow, फिर क्या है कि 13, 14, 15 अर्ली टीनेज में जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो बिगिन टू स्लो, अब वो स्लो हो जाती है, अब धीरे धीरे बॉडी ग्रो करती है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, और एनर्जी अब कहाँ यूज होने लगी, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को मैच्योर करने में। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और इसी पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। एडोलसेंस में इस पीरियड को क्या कहेंगे, प्यूबर्टी। कहां से मार्क करोगे आप, यहां से। एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, इस पीरियड को प्यूबर्टी कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, लिख लो, PUBERTY, प्यूबर्टी। जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होना स्टार्ट होंगे तो उस पीरियड को प्यूबर्टी कहेंगे।
सो हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउ, हमने ऊपर जिन भी चेंजेस के बारे में पढ़ा वो किस तरह से लिंक करते हैं टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स, हमें पता, हम याद कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर। जर्म सेल्स टू इंडिविजुअल से आएंगी और एक साथ ज्वाइन हो जाएंगी। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये तभी हो सकता है जब किसी इंडिविजुअल की बॉडी से जर्म सेल रिलीज हो। एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होते हैं। फ्लावर्स जर्म सेल्स अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं, हवा इंसेक्ट उन्हें दूसरे फ्लावर पे या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाता है, जर्म सेल्स आपस में मिलती हैं और रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइन देयर बॉडीज, या फिर ये दूसरे किस तरह से हो सकता है कि जब टू इंडिविजुअल ज्वाइन देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स और फ्यूजन, दो इंडिविजुअल अपने बॉडी को ज्वाइन करें एक साथ और इंटरनल ट्रांसफर करें किसका, जर्म सेल्स का, किस लिए, फ्यूजन के लिए, ताकि दोनों जर्म सेल्स जो हैं एक दूसरे में फ्यूज हो सके। एज हैपन इन मैनी एनिमल्स, जैसा कि बहुत सारे एनिमल में होता है। इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल। ये कहता है अगर एनिमल पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, प्रोसेस ऑफ मैटिंग। व्हाट इज द मैटिंग, प्रोसेस ऑफ मैटिंग किसे कहेंगे। अभी हमने कहा कि जर्म सेल्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए दोनों एनिमल्स का की बॉडी को ज्वाइन होना जरूरी है, तो उसी प्रोसेस को मैटिंग कहेंगे। तो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए किस लिए, उनकी स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी जरूरी है। किस लिए जरूरी है, ताकि दूसरा मस्ट बी आइडेंटिफिएबल, ताकि ये पहचाने जा सकें दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा कि पार्टनर जो है वो सेक्सुअल मैच्योर है या नहीं है। किस लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ मैटिंग, फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न आर सिग्नल्स। तो प्यूबर्टी के टाइम बहुत सारे जो चेंजेस हैं, जैसे एग्जांपल है हेयर ग्रोथ पैटर्न्स हैं, ये क्या है, सिग्नल्स हैं दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन। अब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स को ट्रांसफर होना है बिटवीन टू पीपल्स, दो पीपल्स के बीच में, तो इस ट्रांसफर के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत है फॉर द सेक्सुअल एक्ट्स सच एज द पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। व्हेन पेनिस इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट इट कैन ट्रांसफर द जर्म सेल्स। इन मैमल्स सच एज ह्यूमन्स द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड अप्रोक्स 9th मंथ। आपको पता है कि बेबी जो है मदर की बॉडी के अंदर ही रहती है एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर, और बाद में ब्रेस्ट फेड मदर से ही वो दूध पीती है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर, और बॉडी के अंदर ही जो है बच्चा डेवलप होगा 9 मंथ के लिए, तो इसीलिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ब्रेस्ट जो है वो नीड टू मैच्योर, उन्हें भी मैच्योर होने की जरूरत है ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। लेट्स लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर 8.10 कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। मार्क करो फर्स्ट, पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल, पहला पोर्शन जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है, जहां पे जर्म सेल बनती हैं, एंड द अदर पोर्शंस दैट डिलीवर, और ये सेकंड है, सेकंड
डिलीवर द जर्म सेल, जो जर्म सेल को डिलीवर करते हैं टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहां तक डिलीवर करते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस जर्म सेल्स, और दूसरा जो डिलीवर करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन ये दो चीजें ही हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स बनेंगी। ठीक है, इन जर्म सेल्स का स्पेसिफिक नाम है स्पर्म। ह्यूमन बीइंग के अंदर जर्म सेल्स का नाम क्या है, स्पर्म। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल, ये ह्यूमन बॉडी जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर होती हैं। कौन, टेस्टिस। इन द स्क्रोटम, किसमें, स्क्रोटम। स्क्रोटम आउटर कवरिंग है। बिकॉज स्पर्म, अब क्यों बाहर होंगी, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल क्वेश्चन, एब्डोमिनल कैविटी। इसलिए बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारा शरीर गर्म होता है और स्पर्म जो है लो टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं। इसीलिए टेस्टिस, ये यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ये टेस्टिस हैं, ये पेयर्स में होंगी, और इनके बाहर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को स्क्रोटम कहेंगे। ये एब्डोमिनल, ये जो एब्डोमिनल हमारा पेट है इससे बाहर होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होगा, क्योंकि टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है ना, बॉडी गर्म होती है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म कम टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, इसलिए ये नेचर ने इन्हें हमारी बॉडी से बाहर बनाया है। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन। अब टेस्टिस का एक और रोल भी है। एक तो ये क्या है कि स्पर्म फॉर्म करती है, बनाती है। दूसरा, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। In the previous chapter, in addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring out changes in appearance seen in boys at the time of puberty. Puberty के टाइम बॉयज के अंदर की अपीयरेंस में जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। ये कौन बनाता है, टेस्टिस बनाती है। तो टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड testosterone hormone. Testosterone hormone is a male hormone responsible for male characters at the age of puberty. The sperm formed are delivered. अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, स्पर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये स्पर्म जब फॉर्म हो जाता है तो ये इस रास्ते से, ये पाइप है आपका, ये पाइप है, ये वास्ट डिफरेंस इसको हम कहेंगे, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस इस पाइप का नाम है। स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस, ये नाम लिख लो। ठीक है, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। वास्ट डिफरेंस ये एक पाइप है, ये ऊपर आप यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हो। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आके कलेक्ट हो जाता है। तो यूरिन की ओपनिंग और ये वास्ट डिफरेंस, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। आगे सेम सिंगल पाइप है जिसके अंदर यूरिन की ओपनिंग भी है और टेस्टिस वाले पाइप की ओपनिंग भी है। डिलीवरी ट्यूब कहेंगे हम इसे, ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है ये यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली ट्यूब दोनों मिक्स होंगी आगे। द यूरेथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पासेज। व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा इज कॉमन पासेज। ये आगे इसका नाम अब यूरेथ्रा हो गया है। ये जो ट्यूब थी जिसको हमने वास्ट डिफरेंस नाम दिया था, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो ट्यूब कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद इनका नाम क्या हो गया, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है जहां से यूरिन पास होगा। दस फॉर्म द कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो यूरेथ्रा किसके लिए कॉमन पासेज है, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस के पाथ के रास्ते के साथ साथ ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड
ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजिकल ग्लैंड्स, ये दो ग्लैंड होंगे। यहाँ पे ये देखो एक सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है ये वाला, और ये वाला जो ग्लैंड है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे ये। तो ये सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सीक्रेशन एट देयर सीक्रेशन, ये भी जो बनाते हैं ये उसे स्पर्म के साथ मिक्स कर देते हैं। नाउ इन अ फ्लूइड, ये क्या बनाते हैं, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं विच कैन मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। अब ये ऐसा फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स करेंगे जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा। एंड देयर फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी एक तरह से फूड भी प्रोवाइड करता है। ध्यान से देखो, दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेजिकल्स ग्लैंड, दोनों अपनी सीक्रेशन मतलब जो भी ये बनाते हैं उसे ये वास्ट डिफरेंस में ऐड कर देते हैं स्पर्म के साथ। अब स्पर्म कहां से आए हैं, स्पर्म टेस्टिस से आए, टेस्टिस से पाइप से होते हुए आगे पहुंचे, यहाँ से सेमिनल वेजिकल प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी कुछ बनाया, वो उसी पाइप में छोड़ दिया वास्ट डिफरेंस में, स्पर्म के साथ मिक्स हो गया। इससे स्पर्म को क्या फायदा हुआ, एक स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकेगा और स्पर्म को उनसे न्यूट्रिशन मिलेगी। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, स्पर्म्स के बारे में पढ़े, ये छोटी बॉडीज हैं दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, मेनली इनमें क्या है जेनेटिक मटेरियल, जो हमने पहले पढ़ा था हाफ डीएनए मटेरियल ऑफ द बॉडी, आधा एक सेल से आधा डीएनए मटेरियल इनमें है। एंड लॉन्ग टेल, इन पे एक लॉन्ग टेल भी है, कुछ इस तरह के होते हैं स्पर्म, ये ऐसे, दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल्स, और इस टेल की हेल्प से स्पर्म जो है वो फीमेल जर्म सेल्स की तरफ मूव करता है। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, दोबारा समझो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, टेस्टिस के आउटर जो जहां टेस्टिस सिचुएटेड है, लाई करती है जहां है ये, उस पोर्शन को स्क्रोटम कहेंगे। टेस्टिस स्पर्म बनाती हैं, प्लस ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाती हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है, मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो स्पर्म है यही मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये इस ट्यूब से जिसका नाम वास्ट डिफरेंस है इससे होते हुए आगे जाएगा। यहाँ पे सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उसे अपनी सीक्रेशंस देंगे जिससे स्पर्म को मोशन में हेल्प मिलेगी, प्लस स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलेगा, और स्पर्म इस रास्ते के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रास्ता, ये जो ओपनिंग है, ये काम और आते हैं, यूरिन को भी बॉडी से थ्रो आउट करने के ये काम आती है। क्लियर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये यूटेरस है, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसे यूटेरस कहेंगे, यूटेरस। ये सर्विक्स, ये ओपनिंग है, यहाँ से एंट्री पॉइंट ओपनिंग, ये वेजिना, यहाँ पे ये क्या है, ये वेजिना, ये सर्विक्स, ये यूटेरस। यूटेरस के दोनों तरफ ओवरी, इधर भी ओवरी और ये इधर भी पेयर ऑफ ओवरी, जैसे मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस थी, यहाँ पे ओवरी हैं। ओवरी के ऊपर फ्लोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, जैसे मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस था, मेल में क्या था वास्ट डिफरेंस, फीमेल में वास्ट डिफरेंस की तरह ऐसे कई बार कंपेयर करके पूछते हैं। मेल में जो वास्ट डिफरेंस था फीमेल में उसे ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। मेल में जो काम टेस्टिस करती थी फीमेल में वो काम ओवरी करती है। ओवरी के अंदर जो है एग सेल, फीमेल एग सेल होते हैं। अब लेकिन एक डिफरेंस है, मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है रेगुलर, जबकि फीमेल की ओवरी के अंदर जो फीमेल सेल है, एग है, ये बाय बर्थ होते हैं। दोनों ओवरीज के अंदर बाय बर्थ एग सेल पहले से ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये वन एग सेल रिलीज करेगी आफ्टर मैच्योरेशन, टीनेज के बाद ये वन एग सेल किसी भी एक ओवरी से रिलीज करेगी, कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में या तो इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड। सपोज मान लो यहां जाता है एक एग, अब वो एग यहीं रहेगा, ठीक है ना। कितने दिन रहेगा वो एग, या 14 डेज। किस लिए रहेगा, वो वेट करेगा कि अगर स्पर्म कोई फर्टिलाइजेशन होता है, मैटिंग होती है, तो अगर कोई स्पर्म एंटर कर जाता है और स्पर्म यहां तक पहुंच जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा।
अगर मैटिंग का प्रोसेस होगा जो हमने पहले डिस्कस किया, स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और स्पर्म यहां तक पहुंच जाता है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ध्यान देना, फिलोपियन ट्यूब में, या तो इसमें या इसमें, इस साइड या इस साइड। फिलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट फिर इस रास्ते से यहां से ऐसे आके और यहाँ बॉडी के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ फिर वो मदर के ब्लड को यूटिलाइज करेगा न्यूट्रिशन के लिए, एम्ब्रियो बनेगा और फर्दर ग्रोथ जो 9 मंथ की ग्रोथ है वो इसी यूटेरस वाले पोर्शन में होती है। क्लियर है? बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं क्या लिखा है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग सेल्स आर मेड इन द ओवरी, ओवरी में बनती हैं, ये ध्यान रखना। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, और ओवरी कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है, जैसे मैन के अंदर जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। व्हेन ए गर्ल बोर, जब कोई लड़की पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी, मैंने बताया था ओवरीज में पहले से ही ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग पहले से ही ओवरी में प्रेजेंट हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं, सम ऑफ दीज स्टार्ट्स मैच्योरिंग, ये एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, दोनों में से किसी भी एक ओवरी से एक एग एवरी मंथ प्रोड्यूस होगा। दिस एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वोम्ब, ये एग ओवरी से वोम्ब तक आएगा थ्रू द थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग, दोनों ओविडक्ट एक इलास्टिक बैग तक कंबाइन होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज द यूटेरस। द यूटेरस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स, तो ये सर्विक्स, ये वेजिना और यूटेरस, क्लियर है? ये सारे नाम हमने फिलोपियन ट्यूब, ये सब नाम हमने ओविडक्ट, ये सब नाम हमने कहाँ पढ़े हैं, ये सब नाम अभी पीछे हमने फिगर में पढ़े हैं। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पासेज, स्पर्म जो है ये वेजिनल का जो सर्विक्स पासेज है इससे एंटर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो मैटिंग हमने पीछे प्रोसेस जिसका नाम मैटिंग पढ़ा था, उसी मैटिंग को सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। इसी प्रोसेस के टाइम जो स्पर्म है वो एंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर थ्रू द वेजिनल पासेज। दे ट्रेवल अपवर्ड, और हमने पढ़ा था स्पर्म मूव कर सकता है, तो स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग, ओविडक्ट तक पहुंचता और वहां एग से एनकाउंटर, एग से मिलता है, फर्टिलाइज एग, अब वो फर्टिलाइजेशन होता है, वो जाइगोट बनाता है, गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, फिर वो यूटेरस की लाइनिंग के अंदर वापस आके इम्प्लांट हो जाता है, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और 1 से 2, 2 से 4 सेल्स वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर्स बॉडी डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मदर की बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को जो है कैरी कर सकती है। हेंस द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, इसीलिए यूटेरस खुद को एवरी मंथ प्रिपेयर करता है टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को रिसीव कर सके और उसे फूड नर्चर कर सके, फूड प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। द लाइनिंग थिकन्स and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo, जो यूटेरस के अंदर लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और उनमें ब्लड स्टोर हो जाता है ताकि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी, एम्ब्रियो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम प्लेसेंटा है। ये स्पेशल टिश्यू के थ्रू, यानी हमने पढ़ा था ना पीछे यूटेरस है, यूटेरस की जो लाइनिंग है उनमें आके यहाँ पे जाइगोट एम्बेडेड हो गया, तो ये जाइगोट किसके थ्रू, ये जैसे ये जाइगोट है, यहाँ पे एक डिस्क टाइप जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होती है, उस डिस्क, ऐसी डिस्क, उस डिस्क से पाइप जो है वो जाइगोट तक जाता है। तो ये जो चाइल्ड है ये चाइल्ड है, और ये जो डिस्क है जो फीमेल बॉडी के अंदर कनेक्टेड है, धसी हुई है, इसे प्लेसेंटा कहेंगे।
तो इस प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन किस में जाता है? डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जाता है। दिस इज द डिस्क विच एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। ध्यान से पढ़ना, व्हाट इज प्लेसेंटा, क्वेश्चन आता है इस पे। प्लेसेंटा एक डिस्क है जो एम्बेडेड है, धसी हुई है किसके अंदर? यूटेराइन वॉल के अंदर। इट कंटेन्स विलाइज, इसके अंदर विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। टू ऑन दी एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो यानी मदर के साइड टिश्यू के, ऑन दी मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस, मदर के साइड जो है वो ब्लड स्पेसिस हैं विच सराउंड दी विलाइज, जो विलाइज के चारों तरफ है। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, और इनके हेल्प से बहुत सारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मदर की साइड से पास कर दिया जाता है किस तरफ? एम्ब्रियो में। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे हम अब हमारी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस बनता है, यूरिन है, तो इसी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर भी वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड। जो कैसे रिमूव होता है उस टाइम? मदर के ब्लड में उसे मिक्स कर दिया जाता है, एम्ब्रियो उसे वापस मदर के ब्लड को भेज देगा थ्रू किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा का दो काम है, मदर से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक भेजना और वेस्ट जो है एम्ब्रियो से वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो मदर के ब्लड तक लेके आना। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. यूटेरस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एक्सपेंड होंगी, और इससे जो है वो चाइल्ड जो है वो बोर्न होगा मदर के यूटेरस से। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, हमने कहा कि जो फीमेल बॉडी है वो अपने आप को रेडी करती है, ब्लड स्टोर कर लेती है, एग रिलीज करती है, कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो होगा, तो उसको किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यह है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एक्चुअली एवरी मंथ जो है वो बॉडी एग रिलीज करती है, और एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? इट लीव्स फॉर अबाउट 1 day, वो एग एक दिन तक ऐसे ही रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज्ड 1 egg एवरी मंथ, हमें पता है कि ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ, यूटेरस को भी खुद को हर महीने प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। द इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, और इसीलिए यूटेरस की लाइंस जो है वो थिक और स्पंजी हो जाती हैं ताकि एम्बेडेड हो सके कौन? एम्ब्रियो आके। This would be required for nourishing the embryo if fertilization had take place. Now, however, this lining is not needed any longer. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इन लाइनिंग्स की, लाइनिंग यानी जहां पे ब्लड आपका सबमिट है, ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग की ये रेड कलर दिखा रखा है, ये ब्लड है जो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये ब्लड हमेशा स्टोर्ड नहीं रहता, ये फर्टिलाइजेशन जब एग रिलीज होगा तो उससे पहले स्टोर हो जाएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे जाइगोट आके जो है एम्बेडेड हो सके, न्यूट्रिशन ले सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये लाइनिंग्स जो है इनमें दरारें आ जाएंगी, ब्लड रिलीज होगा और ये ब्लड बॉडी से बाहर जो है वो निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस एवरी मंथ होगा, एवरी मंथ ये ब्लड रिलीज हो जाएगा और फिर ये दोबारा लाइनिंग बनेगी। लगभग 15 डेज 14 डेज में ये लाइनें दोबारा बन जाएंगी, ब्लड फिर स्टोर होगा, फिर एग रिलीज होगा, फिर वेट करेंगे फर्टिलाइजेशन का, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो है क्रैक्स आ जाएंगे यहाँ पे और ये ब्लड बॉडी से फ्लो आउट हो जाएगा। क्लियर? तो कहता है इनकी जब जरूरत नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इनकी जरूरत नहीं है। सो दी लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, ये लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू दी वेजिना, वेजिना से एज अ ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में ये बाहर आ जाती हैं। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, और ये रफली हर महीने यही होता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो मेंस्ट्रुएशन आया था, शायद हमने कहा था डिस्कस करेंगे। ये पूरा मेंस्ट्रुएशन है। प्रोसेस क्या है कि बॉडी के अंदर, यूटेरस के अंदर लाइनिंग बढ़ना, ब्लड उसमें कलेक्ट हो जाना, किस लिए?
ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इन लाइनिंग्स के अंदर क्रैक आ जाता है और जो ब्लड है वो म्यूकस के साथ वेजिना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये कंप्लीट ये साइकिल रिपीट होगा हर महीने और इसी साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। लगभग मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है 2 से 8 दिन तक चलता है, जिसमें बॉडी का जो लाइनिंग से सारा ब्लड और म्यूकस बॉडी के बाहर आ जाएगा। क्लियर है?